वार्ता के लिए गृह मंत्रालय से बातचीत हुई है। अब कब वो बुलाते हैं वो देखने का विषय होगा। उस बातचीत में क्या होती है यह भी विषय होगा। वार्ता में आपको जाने का कोई न्योता वगैरह? देखिए अगर जो भी वार्ता के लिए समाज के लोग जाएंगे, अगर वो सामाजिक लोग जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हम भी समाज का बेटा है। हम तोपचांची में या डुमरी में नावाडी में बैठकर उनके निर्णय का स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर किसी राजनेता को लेके जाते हैं तो बिल्कुल उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। क्या टुंडी विधायक बात नहीं कर पाए, सिंदरी विधायक बात नहीं कर पाए, सिल्ली के विधायक बात नहीं कर पाए, रामगढ़ की विधायक बात नहीं कर पाए, गोमिया के विधायक बात नहीं कर पाए, चागढ़ की विधायक बात नहीं कर पाए, जमशेदपुर के सांसद भी बात नहीं कर पाए इस कार्यक्रम को लेकर। क्या मजबूरी उन लोगों की? पता नहीं, वो तो मजबूर। अरे कुछ ठीक है, आप नहीं आते रेल टेकने के लिए, आप नहीं आते आंदोलन में, कम से कम इतना तो बोल देते कि हाँ कुर्मी जो कह रहे हैं वो देना या ना संविधान का बात है, हम उनका नैतिक समर्थन करते हैं। नैतिक शब्द बोल देते। सुनील महतो का वो कद था झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के, सुधीर महतो को वो कद था झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के कि उनका जोरदार विरोध हुआ। और स्टीफन मरांडी ने भी कहा कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ। उस समय वो सपोर्ट कर रहे थे। मैं उस पत्रिका को आपको अगले बार पूरा पढ़ के आके बता दूंगा कि उसका नाम क्या था और उसमें लिखा क्या था। सुनील महतो इसीलिए कहते हैं कि वो पहाड़ जैसा था, इसीलिए मर्डर, और भी कुर्मी नेता है, मर्डर सुनील महतो का है हुआ, वो पहाड़ ऐसा नेता था। पूरा वो लोग विरोध किया था और सीधे बोला ये गलत हो रहा है। फिर उन लोग जितना नेता था माफी मांगा था। जेएमएम में रह के बोले थे सुनील महतो, लेकिन आज जेएमएम में रवि महतो। दूसरे अध्यक्ष कौन? निर्मल महतो। फाउंडर मेंबर भी पता कीजिए, शिवा महतो, टेकलाल महतो, ऐसे बड़े बड़े नेता मिलेंगे कुर्मी समाज के। तो उस हिसाब से जेएमएम ही तो कुर्मियों की पार्टी हुई। और जेएमएम ने भी तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम जब सरकार में आएंगे या राज्य अलग होगा तो हम कुर्मी को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करेंगे। उस पर तो बात ही नहीं कर रहे। बीजेपी आए वो बहुत अच्छा बात है, आपके विधायक जी भी आए बहुत अच्छा बात है, लेकिन जब आप पावर में थे, रघुवर दास को याद कीजिए और उनसे सीखिए। बिल्कुल, भले रघुवर दास जी छत्तीसगढ़ के थे, उनसे हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन समाज के लिए उन्होंने डंके की चोट पे काम किया। समाज के लिए उन्होंने डंके की चोट पे काम किया रघुवर दास जी ने। आपके नेताओं ने नहीं किया? लगातार डबल इंजन की सरकार में रहे, पता नहीं उस समय समाज सर्वोपरि था या खुद का सामाजिक माने खुद का साम्राज्य विस्तार सर्वोपरि। आज आंदोलन कुछ होता स्टेटस वाला ठीक है, लेट होता, लैंग्वेज तो कम से कम 8वीं अनुसूची में आ जाता, कम से कम सब कुड़मिये का जमीन में टीएपी स्कूल हुआ है, कुड़माली पढ़ाई हो जाता है यहाँ पे, कम से कम उनका भाषवा का पढ़ाई हो जाता। पावर में थे, नहीं किया इन्होंने। तो अभी आ रहे किस मुंह के साथ आ रहे हैं? जयराम महतो खुल के डर, राजनीतिक डर 29 में कैसे? बिल्कुल, अगर राजनीतिक मंशा नहीं थी तो बिल्कुल 14 से 19 पीक टाइम था। फर्स्ट टाइम इन झारखंड कि कोई मतलब पूर्ण गठबंधन, कोई गठबंधन रहे चाहे जो भी रहे, मैंने पूर्ण बहुमत से थी गठबंधन। जोहार दोस्तों, हमारे बीच है डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो। आज हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि राज्य भर में आदिवासी कुर्मी आंदोलन चला। इस आंदोलन को अगर किसी व्यक्ति के कारण तेज हुआ तो फायर ब्रांड टाइगर जयराम महतो के द्वारा तेज किया गया, ये राज्य भर की जनता मानते हैं। पर टाइगर जयराम महतो इसके बारे में क्या सोचते हैं जानने की कोशिश करते हैं, और इस आंदोलन से पूरे आदिवासी कुर्मी समाज को क्या मिला, इन सारे विषय पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जोहार। ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इसमें आदिवासी कुर्मी समाज को क्या मिला? देखिए संतोष जी, निसंदेह आपका ये सवाल, चूंकि पूरे राज्य से ये सवाल आ रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन, इतना एकजुटता, इतना समर्पण, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, तो इससे इस रेल टेका आंदोलन से कुर्मी समाज को क्या मिला? सबसे पहला बात, कई सालों बाद वो अपनी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसकी ओर आकर्षित हुए, उसे खोजने लगे। इंसान कहते हैं ना कभी कभी अपने आप को एकांत में खोजने लगता है या फिर साधना करके अपने आप को जानने का प्रयास करता है। तो कुर्मी समाज आज बरसों बाद अपने आप को जान रहा है, अपने आप को खोज रहा है। क्योंकि ये सच है, अधिकांश उद्योग कुर्मी की जमीनों पर बसे, कल कारखाने, कॉलोनियां, क्वार्टर उनकी जमीनों पर बने, तो स्वाभाविक सी बात है पूरे देश के लोग उनके बीच आकर रहने लगे। जब पूरे देश के लोग उनके बीच आकर रहने लगे तो बहुत सारी संस्कृतियों का, भाषाओं का, गीतों का आपस में आदान प्रदान हुआ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस आंदोलन में भविष्य में क्या मिलेगा, वर्तमान में क्या मिलेगा, वो तो अलग चीज है, लेकिन ये चीज उनकी एकजुटता, उनकी तत्परता और अपने अधिकारों के प्रति सजगता देखकर ये तो हम कह सकते हैं कि वो रिवाइव करने लगे हैं। पुनर्जागरण, हम एक शब्द कहते हैं पुनर्जागरण, यानी कुर्मी समाज अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने देता भोता, अपने पर्व त्योहारों के प्रति पुनः जागृत हो रहे हैं। बीच के इन सालों में वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों से दूर होते जा रहे थे। कारण यही है कि आज पिछड़े लोग हैं, और पिछड़े
पिछड़े माने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उनमें एक माइंडसेट होता है कि उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो धरोहर हैं, उनके जो रिवाज हैं, वो छोटे होते हैं, उनको ये माइंड में सेट कर दिया जाता है। तो इस लिहाज से इस आंदोलन का परिणाम भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जागृति हुई, समाज में एक बहुत बड़ा जागरण हुआ, ये पुनर्जागरण कह सकते हैं, सामाजिक जागरण और एक सामाजिक आंदोलन, सामाजिक चेतना पुनः जागृत हो रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और निसंदेह मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, जहाँ तक कुड़माली संस्कृति परंपरा की बात करें तो ये जो जीटी रोड का हिस्सा है, राजगंज, तोपचांची, डुमरी, निमिया घाट, बगोदर, नवाडी, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्रभाव बहुत कम था। हमारे समाज के जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो प्रयास लगातार कर रहे थे, लेकिन प्रयास उनका नाकाफी हो रहा था। लेकिन ये तो हुआ कि हम लोगों के आने से, और ये 3 साल का जो आंदोलन हुआ, इसमें सबको, झारखंडी लोग तो जागे ही जागे, लेकिन कुर्मी समाज के लोग भी जागे, और यहाँ उस आंदोलन का असर दिखा। पहले चंदन क्यारी, चूंकि पुरुलिया से सटा है, पुरुलिया में आंदोलन जोर होता था। क्यों होता था? उसका कारण है कि पुरुलिया और मैंने बंगाल और उड़ीसा वालों को झारखंड मिला नहीं, तो जाहिर सी बात है वो तो सर्वाइव की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन झारखंड के लोगों को जैसे 2000 में झारखंड मिला, तो यहाँ के कुड़बी भी आश्वस्त हो गए कि चलो भाई राज तो मिला है, अब फिर सोचेंगे अपने स्टेटस, अपनी आइडेंटिटी के बारे में। तो इसलिए ये थोड़ा सा इस क्षेत्र में आंदोलन होना, कोयलांचल के हिस्से में इतनी एकजुटता का होना, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए उपलब्धि है, ये एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस आंदोलन में आप एकजुटता बता रहे हैं, कुर्मी को एक पुनर्जागरण का मौका मिला। इस आंदोलन में और एक चीज मिला, जयराम महतो को कुर्मी नेता का ठप्पा मिला। नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा हम समाज का बेटा है, तो अपने समाज के हक हुकूक से पीछे हो जाएं, ये उचित नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं और पुनः कहूंगा, अभी अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगर सरना धर्म कोड पर खुलकर बोलते हैं, तो क्या उनको आप आदिवासी नेता तक सीमित रखेंगे? या फिर माननीय स्वास्थ्य मंत्री अथवा माननीय अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल जी, इरफान जी अगर अपने समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, तो क्या वो अपने समाज के, अल्पसंख्यक समाज के नेता सीमित कर देंगे उनको? या फिर कोई भी रहे? तो जब आप उनको उस नजरिए से नहीं देखते हैं, तो फिर जयराम महतो को क्यों? दिक्कत यह है कि कुर्मी समाज का कोई भी नेता रहे, अगर वो अपने समाज की बात करता है, तो पता नहीं लोग उन्हें अपने एक जाति में क्यों बांध देते हैं। अगर यही हम सरना धर्म कोड पे बोले, हम जादू गोड़ा के यूरेनियम पर बोले, हम रिम्स 2 पे बोले, लगातार आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर लगातार हम खुल के सदन में बोले, ऐसा नहीं कि हम सदन के बाहर बोले, मीडिया में बोले, सदन के अंदर बोले हैं, जो भी मामले हैं, तो हम अगर किसी समाज के मुद्दों को उठाते हैं, तब तो आप हम ये नहीं कहते कि हम उस समाज का नेता हैं। तो फिर जब हम अगर कुर्मी समाज के मुद्दों को उठाते हैं, उनके मुद्दों पे बात करते हैं, तो फिर ये कौन सा माने ठप्पा भाई कि हम एक जाति तक सीमित हो गए? और ये केवल कुर्मियों के साथ ही क्यों, और भी तो अभी माननीय इरफान अंसारी जी उन जगहों पर विशेष कर गए जहां अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो क्या राज्य में एक मुहिम चला, क्या राज्य में एक ट्रेंड चला कि उनको किसी ने सिर्फ अल्पसंख्यक का नेता या अल्पसंख्यक का मंत्री, हितैषी मंत्री कहा हो? अगर कुछ एक ने कहा, तो फिर चूंकि वो राज्य के मंत्री हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो राज्य के मंत्री हैं तो उनके समाज के साथ अगर गलत होगा तो वो खड़े नहीं होंगे। एक बात आपको स्पष्ट कह दें, अगर कोई ब्राह्मण दलित की आवाज बनता है तो वो महात्मा, यदि कोई पिछड़ा आदिवासी की आवाज बनता है तो वो महात्मा, यदि कोई यादव कोयरी की आवाज बनता है तो वो महात्मा, यदि कोई गुज्जर जाट की आवाज बनता है तो महात्मा। लेकिन यही अगर जाट जाट की आवाज बन जाए, गुज्जर गुज्जर की आवाज बन जाए, ब्राह्मण ब्राह्मण की आवाज बन जाए, दलित दलित की आवाज बन जाए, आदिवासी आदिवासी की आवाज बन जाए, यादव यादव की आवाज बन जाए, कोयरी कोयरी की आवाज बन जाए, कुर्मी कुर्मी की आवाज बन जाए, तो फिर वो जातिवाद हो जाता है। अगर यही हम किसी ब्राह्मण समुदाय के हितों की बात करते हैं, यदि हम किसी राजपूत समाज के हितों की बात करते हैं, हम दलित समाज के हितों की बात करते हैं, हम यादव मंडल तेली समाज के हितों की बात करते हैं, तो आप हमको क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं कि बढ़िया आदमी है, हर समाज की बात कर रहा है। लेकिन जब मैंने अपने समाज के हितों की बात कर दी, तो हम भाई कटघरे में आके खड़े हो गए। ये कौन सा दोहरा मापदंड है नापने का? वही मैंने कहा कि एक दलित अगर दलित की बात करे तो वो जातिवादी हो गया, लेकिन एक ब्राह्मण समाज अगर दलित की बात कर दे तो फिर ठीक है। एक ब्राह्मण अगर ब्राह्मण की बात करे तो वो जातिवादी हो गया, लेकिन एक आदिवासी अगर ब्राह्मण के हित की बात कर दे तो फिर ठीक है। तो ये एक माइंडसेट लोगों का बन गया है कि आप जिस समाज से अगर उस समाज की बात करते हैं तो लोग कहेंगे आप उसी समाज के नेता हैं, लेकिन फिर अगर उसी समाज का बात अगर कोई दूसरा कर दे
तो फिर ठीक है, हाँ भाई इनके साथ गलत है, ये अच्छा काम किया, इनके लिए आवाज उठाया, तो ये एक माइंडसेट बन गई है। उसके बाद अगर लोग ऐसा कह रहे हैं, तो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री की मैं बात करता हूँ, रघुवर दास जी। राज्य नहीं जानता है, राज्य को जानना चाहिए। वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तेली समाज को सबसे पहले BC2 से BC1 बनाया। तब तो किसी ने मुख्यमंत्री जी को नहीं कहा कि आप अपने समाज की हम तो आवाज उठाए हैं, उन्होंने तो काम कर दिया। आदरणीय रघुवर दास जी ने तो तेली समाज के लिए काम कर दिया। तो कुछ चीजें सिर्फ जयराम महतो के लिए है। वही तो बोल रहे, उन्होंने वो काम कर चुके हैं, उन्होंने काम कर दिया है। लेकिन कभी ने उनको किसी ने जाति का नेता कहा नहीं, कहा। वो मुख्यमंत्री थे राज्य के। यही नहीं, वो तो आदिवासी की सूची में शामिल, सॉरी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज चुके थे, लेकिन किसी ने तो नहीं कहा। लेकिन कुछ चीजें हैं जयराम महतो के लिए, क्योंकि वो डंके के चोट पे करते हैं उन लोग। और थोड़ा सा बोल्डली कहते हैं। ये तो है, ये किसी की उपहार है इस प्रकृति में, किसी अदृश्य शक्ति की हम बोल्डली कहते हैं। रघुवर दास जी बिना कुछ कहे एकदम भेज दिया अनुसार प्रस्ताव यहाँ से केंद्र को। और एक बात इसमें, और एक मजेदार बात, चूंकि रघुवर दास जी का बात आया, आप सवाल करने से पहले मैं आपको बता दें, अभी जितने लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जो भी हमारे आदिवासी भाई बहन जो भी कर रहे हैं, उनके लिए पहले बात, हम कोई घृणात्मक भाव नहीं रखते हैं, ना नफरत का भाव रखते हैं। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिएगा, कभी इस राज्य की सजग मीडिया को पूछना चाहिए कि कुर्मियों का ही विरोध क्यों। अरे देना या ना देना तो संविधान का काम है, भारत के लोकतंत्र का काम है, संसद और राष्ट्रपति के वहां तक ये मामला जाएगा। 2 विभाग हैं, एक TRI और फिर ऊपर में भी जाके एक RGI, या फिर नाम हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो रिपोर्ट होके वो ऊपर तक जाएगा, वो संसद में चर्चा होगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर जाके वो उस सूचीबद्ध शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित होंगे। देना या ना देना भारत के संविधान का काम है, देना या ना देना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का काम है। लेकिन विरोध कुर्मियों का है क्यों? तेली समाज भी तो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए गया था। ईमानदारी से बोली, कितने लोगों ने विरोध किया था? कितने लोगों ने इस प्रकार से उलूल जुलूल बयान मीडिया में दिया था, और मुख्यमंत्री स्वयं लेके गए थे। तेली समाज जब उनको शेड्यूल ट्राइब बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी केंद्र प्रस्ताव भेजे थे, तब कितने यही आदिवासी समाज के कितने लोगों ने विरोध किया था। क्यों भाई ये नफरत का पैगाम केवल कुर्मियों के प्रति क्यों? ये जहर, ये आपके उटपटांग बयान, ये मीडियाबाजी, इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन, बताइए कितने लोगों ने किया होगा? छिटाक 1-2 लोगों ने किया होगा। हाँ, अंततः उनको वहां से अस्वीकार कर दिया कि भाई समस्त तेली समाज शेड्यूल ट्राइब नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें भी लगता है कि एक कम्युनिटी उनका आता है जिसको शायद कोल्हू तेली कहते हैं, अगर उस पर मुख्यमंत्री जी विचार करते हैं तो शायद कुछ होता। तो किसी ने विरोध नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं। जो लोग आज हमारे इस आंदोलन का या फिर हमारी मांग का विरोध कर रहे हैं, अरे भाई मांगना हमारा हक है, देना या ना देना कानून का काम है। तो अगर आप हमारा विरोध कर रहे हैं तो फिर उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? और भी लोग जब शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं, तब किसी का विरोध नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है? ये चीजें उनका एक तरफा विरोध, जहर उगलना, नफरत का विचार प्रकट करना, ये चीजें क्या कह रही हैं? आदरणीय रघुवर दास जी जब अपने समाज को, तेली समाज को जब शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित करने के लिए वो प्रस्ताव दिल्ली भेज चुके थे, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, ना कोई मीडियाबाजी हुई, ना कोई आंदोलन हुआ, ना कोई विरोध प्रदर्शन हुआ। तो ये केवल कुर्मियों के साथ होता है। वही मैं बार बार पूछता हूँ, इस नफरत का कारण आज तक हम समझ नहीं पाए। आज बार बार फिर लोग कहते हैं आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो किसने कहा कि बनाए जाते हैं? सही उन्होंने कहा, आदिवासी पैदा होते हैं। यहाँ कुर्मी आदिवासी होने के लिए, आदिवासी तो हम आदिवासी होने के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। राज्य आपको आदिवासी मान नहीं रहा, आप देश को कैसे साबित कीजिए कि आप आदिवासी हैं? मेरा वो बयान ले लीजिए, मेरा उस बात को रख लीजिए। हम आदिवासी बनने के लिए थोड़ी आंदोलन कर रहे हैं। हम आदिवासी हैं, दस्तावेज पढ़िए, गैर सरकारी आदिवासी हैं। और भारत के संविधान में मूल रूप से देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति कहा गया है। और जो बार बार कहते हैं कि आदिवासी पैदा नहीं होते हैं, अरे भाई भारत का संविधान पैदा करता है। सही बात है, भारत का संविधान कुछ चीजें पैदा करता है, लेकिन आदिवासी नहीं, अनुसूचित जनजाति पैदा करता है। क्या वो लोग भारत के संविधान के बाहर हैं, या फिर भारत के संविधान को चुनौती देंगे? क्या वो अनुच्छेद 342 को चुनौती देंगे? अनुच्छेद 342 साफ साफ कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है या हटा सकता है। तो बताइए पैदा हुआ कि नहीं हुआ? पैदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 342 को चुनौती देंगे? ठीक है, जन्म से एक आदिवासी होना और सरकार के दृष्टिकोण में होना, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। तो जो लोग ये बयान दे रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं। आप तो सीधा 342 अनुच्छेद जो है उसको ही नहीं मानने का बात कर रहे हैं।
वहां साफ साफ लिखा है कि संसद किसी समूह को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल कर सकता है और हटा भी सकता है। तो बताइए, वन पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का संविधान पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नया बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो वही पैदा होना मतलब नया बनाना। हम जन्म से नहीं कह रहे हैं, कानूनी रूप से पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम कानूनी रूप से मान्यता लेने की बात कर रहे हो। कौन सा मान्यता? जो हमारी था, हम थे, हम सूची में थे, हम पुनः रिशिड्यूल होने की बात कर रहे हैं, हम पुनः लिस्टेड होने की बात कर रहे हैं। हम तो थे। उनसे यही पूछिए कि हम थे कि नहीं थे। जो लोग आज आके कह रहे हैं उनसे पूछिए हम थे कि नहीं थे। तो हम थे, हम पुनः सूचीबद्ध होने की मांग कर रहे हैं। और आदिवासी नहीं, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मांग रहे हैं। आदिवासी तो हम लोग भी, हम लोग गैर सरकारी हैं। आप सरकारी हैं और आपको नाम मिल गया शेड्यूल ट्राइब, हम लोग गैर सरकारी हो गए। और तमाम, जब झारखंड आज अलग हुआ तो यही था कि सरकारी आदिवासी यानी जो आपके संथाल, मुंडा, ओरांव इत्यादि इत्यादि, और गैर सरकारी में जैसे हम लोग हो गए, गटवार हो गया, घासी हो गया, तांती हो गया, ये गैर सरकारी आदिवासी में थे। यही झारखंड राज्य निर्माण का आधार यही था। लेकिन निर्माण हो गया, इनको बहुत सारा विशेष सुरक्षा मिला, विशेष सुविधा मिला, विशेष संरक्षण मिला, विशेष अधिकार मिला, तो थोड़ा सा मन बदल गया। ये सच्चाई है। तो इसलिए उनको जानना चाहिए, भारत का संविधान 342 स्पष्ट कहता है कि संसद आदिवासी आदिवासी ने अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समूह को शामिल भी कर सकता है और हटा भी सकता है। अच्छा, इस आंदोलन के जरिए आप लोग जिस आवाज तो जहां तक पहुंचाना चाह रहे थे वहां वहां तक आवाज गई कि नहीं गई? देखिए, निसंदेह वहां तक आवाज गई, और उससे भी मैंने पहले कहा, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पुनः जागरण, जो जागृति हुई वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। वार्ता के लिए कुछ बात बनी? सोशल मीडिया वायरल हो रही कि वार्ता होगी। वार्ता के लिए गृह मंत्रालय से बातचीत हुई है। अब कब वो बुलाते हैं वो देखने का विषय होगा। उस बातचीत में क्या होती है यह भी विषय होगा। वार्ता में आपको जाने का कोई न्योता वगैरह? देखिए, अगर जो भी वार्ता के लिए समाज के लोग जाएंगे, अगर वो सामाजिक लोग जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हम भी समाज का बेटा है। हम तोपचांची में या डुमरी में नावाडी में बैठकर उनके निर्णय का स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर किसी राजनेता को लेके जाते हैं तो बिल्कुल उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसमें हमारा भी, चूंकि हम लोग अपनी प्रशंसा करना का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि इस आंदोलन को कोयलांचल की सीमा में जो धार मिली, उसमें कहीं ना कहीं ये 3 साल का जो आंदोलन हुआ, चूंकि उन 3 सालों में आज तक किसी राजनेता ने राजनीतिक मंच में आकर नहीं कहा था कि महुआ, आम बिया, महुआ बिया क्या होता है। बताइए अगर है तो। जयराम महतो पहला नेता है जिसने संस्कृति का बात मंच में किया है कि आम बिया माने की, महुआ बिया माने की, हाथ में जो आप पहन रहे हैं आपका मठिया, इसका मतलब क्या? आप जो कजरट्ठी रखते हैं हाथ में, उसका मतलब क्या? आप जो सजनी डाला लेके आते हैं उसका मतलब क्या? आपके त्योहारों का मतलब क्या? कर्म में जो नियम है उसका मतलब क्या? हालांकि मैंने भी सीखा है समाज के लोगों से, लेकिन इसका प्रचार मैंने किया, व्यापक तौर पे प्रचार मैंने किया। और अंबेडकर साहब भी वही बोलते हैं ना, विचारों का प्रचार होना चाहिए। विचार है, हमारे समाज के पास विचार हैं, लेकिन हम भी सामाजिक कार्यक्रम में आज से 3-4 साल पहले जाते थे, लेकिन 50-100 की संख्या में लोग सुनने आते थे। जयराम महतो ने वहां विचार को लेकर गया, चाहे डायरेक्ट फिजिकली अगर बात करें तो 50,000 तक लोगों ने एक टाइम हमें सभा में सुना। अगर आप आज जाके देखें तो मोबाइल में कई, हमको लगता है अनगिनत बुजुर्गों ने अपने घर में जिद करके मोबाइल खरीदवाया है कि हम जयराम का भाषण सुनेंगे। तो ये तो रहा 3 सालों के आंदोलन के दरमियान की इस आंदोलन को इस क्षेत्र में, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ पुरुलिया, चंदनक्यारी, बलियापुर, सटावा क्षेत्र उससे प्रभावित था, लेकिन इस क्षेत्र में, इन हिस्सों में ये आंदोलन अगर आया है तो 3 साल के आंदोलन का, 3 साल के ये कार्यक्रमों का, और लगातार हजारों जगह सभा का, संस्कृति परंपराओं पे बात करने का योगदान है। तो अगर समाज के लोग अगर जाते हैं तो स्वागत है। मैं भी समाज का बेटा होने के नाते यहीं से उनकी बातों को सुनूंगा कि वो क्या बात करके आ रहे हैं। लेकिन किसी राजनेता को लेके जाते हैं तो बिल्कुल मेरा नाम होना चाहिए। अच्छा, ये चीज आंदोलन में और एक दो चीज हुई। आंदोलन, रेल टेक आंदोलन इससे पहले भी हुई थी। इसमें से कुछ लोगों की मुंह बंद होगी, कुछ लोगों ने दोबारा मुंह खोलने की कोशिश की। कुछ लोग आंदोलन पहले जो होते थे वो नजर नहीं आते थे, और इस बार कुछ खास हुआ कि वो लोग को भी नजर आना पड़ा था। इसके पीछे कारण आप? हाँ बिल्कुल, मैंने जब स्पष्ट स्टेटमेंट दे दिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जाके देख सकते हैं इससे पहले कितने आंदोलन हुए। वो बरसों से, हमें लगता है वो कई बरसों से राजनीति में हैं, जीते हुए हैं, मंत्रालय तो, विधायक तो, सांसद सभी रहे हैं, लेकिन ना किसी का ट्वीट होता था, ना किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट होता था। ये तो पहली बार है कि भाई बड़े लोग भी आज आए हैं। पिछली बार हमको लगता है डॉक्टर लंबोदर जी के अलावा और शायद कोई प्रयास भी नहीं, वो गए थे, प्रयास किए थे किसी रेल टेका में शामिल होने का, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया था वहां जाने से पहले। लेकिन उसके अलावा किसी ने ना ऑफिशियली स्टेटमेंट हुआ करता था, ना कोई बात करता था। लेकिन मैंने जब मुखर होकर बात को कह दिया, जब मैंने स्पष्ट कह दिया, समाज
आगे पार्टियां बनती हैं, आती हैं, जाती है। इंसान 60 साल का होता है, समाज हजारों सालों का है। तो उससे तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव हुआ कि सभी बड़े नेता, पुराने नेता, सबको लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। उसके बाद भी हालांकि बहुत सारे नेता रहे जिन्होंने बात नहीं किया। टुंडी विधायक बात नहीं कर पाए, सिंदरी विधायक बात नहीं कर पाए, सिल्ली के विधायक बात नहीं कर पाए, रामगढ़ के विधायक बात नहीं कर पाए, गोमिया के विधायक बात नहीं कर पाए, चागढ़ के विधायक बात नहीं कर पाए, जमशेदपुर के सांसद भी बात नहीं कर पाए इस कार्यक्रम को लेकर। क्या मजबूरी है उन लोगों की? पता नहीं, वो तो मजबूरी वो जाने, कम से कम वो तो वही जाने। वही जैसे आप जाने। बोलते हैं कि समाज सबसे पहले आता, तो क्या उन लोगों को नहीं लगता कि समाज के हमें नाते लगता बोलना है चाहिए? नहीं नहीं, उनके लिए शायद अपना परिवार या फिर अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना, अपने कुछ खास लोगों के लिए बेहतर भविष्य तैयार करना होगा, तो उनकी प्राथमिकता होगी। देखिए, जबकि सबसे ज्यादा रिस्क तो जरा महतो का था, क्योंकि सभी आप जानते हैं कि हम एक नया पार्टी है, नया वोट है मेरा। मेरा वोट नया वोट है, हमको कहाँ से दोबारा 29 में हम किस समीकरण से जाएंगे, क्या बोल के हम वोट लेंगे। बाकी उनका तो सभी जानते हैं कि उन लोग का एक समीकरण से वोट आता है। वो कुछ भी अगर बोलते हैं तो जो मोदी जी को वोट देने नहीं देना चाहता है वो उन्हीं को देगा, और जो लोग मोदी जी को वोट कर देख के देते हैं वो कुछ भी बयान दे फिर उन्हीं को देगा। तो दो ध्रुव में तो अभी झारखंड, हमारे देश की राजनीति है, एक नरेंद्र मोदी और एक नरेंद्र मोदी का ऑपोजिट। तो यही दो के आधार पे तो वोट होता है, और हम उन दोनों में नहीं है ना, हम उनके साइड है ना उनके ऑपोजिट में। हम तीसरा समीकरण लेके आए हैं। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो मेरा था कि भाई हम क्या बोले नहीं बोले। और सही बात है, इसी समय हमारा ग्राफ बढ़ रहा था, इसी समय अन्य विशेषकर आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे थे। अब टूटने भी लगे हैं बयानबाजी करके। उसके लिए कोई दुख नहीं है हमें, लेकिन जो सच्चाई है उस पर हम नाता नहीं तोड़ेंगे। हम बार बार कह रहे हैं, अगर खुद की राजनीति करने आते हैं तो हम भी समझौता कर लेते हैं और अपने उज्जवल बेहतर भविष्य को देखते हैं कि अगर हम मौन रह गए तो इससे हमको क्या व्यक्तिगत लाभ होगा। लेकिन हम व्यक्तिगत नहीं आए हैं। मैंने देखिए, और एक बात, अगर हम एक संपन्न समाज का बेटा होते, जैसे हम विकास देवी कीर्ति सर को देखते हैं, वो अपने समाज के खिलाफ भी बोल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका, सही बात, उनका समाज संपन्न है। हालांकि झारखंड में तो उनका समाज भी ठीक ठाक स्थिति में नहीं है। अब छोड़िए वो किस समाज के, वो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके समाज से हमारा कोई ना सिकवा गिला है ना शिकायत है, उदाहरण दे रहे हैं। तो अगर हम संपन्न होता मेरा समाज तो हम भी मुकर जाते बात करने से। लेकिन 3 सालों में मैंने देखा, अगर हास्य में आज कोई खड़ा है तो हमारा समाज खड़ा है, और अगर हास्य में खड़े समाज का हम बात ना बन कर पाए तो हम, वो कहते हैं घर है बाबू ने तो बाहर है बाबू बन के की कर में। अरे आपका, अगर मेरा समाज संपन्न होता, मेरा समाज अगर सबल होता, तो निसंदेह हम भी बोलते यार चलो सबको अभी लेके चलना है और राजनीति को बृहद बनाना है। लेकिन मेरा ही समाज सबसे हास्य में है। आज लगातार लोग बात करते हैं, तर्क देते हैं कि हम लोग संपन्न हो गए हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है। तो अभी जेपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ, 350 हुआ, 4 गो मात्र कुर्मी का हुआ। हम कैसा संपन्न हुए भाई? आज पूरी दुनिया, पूरा देश सामाजिक न्याय की बात करता है, सबके लोगों की भागीदारी की बात करता है। हम 4 गो हुए, 4 या 5 गो 350 में परसेंटेज निकालिए तो कितना होता है? 1.25% होगा, 1.25% होगा, 1.25%। और हमारी आबादी, हम तो न्यूनतम कहते हैं कि 15% है। लोग कोई 20 कहता है, कोई 18 कहता है, कोई 16 कहता है, कोई 22 कहता है, कोई 24 कहता है। हम न्यूनतम कह रहे हैं चलिए 15% है। और कितना हम लोग आए? 1.25%। 5 को 1.25% ही होगा, उसी आसपास में होगा, एग्जैक्ट कौन गिनने जा रहा है। तो ये जो बार बार कहते हैं कि हम, तो अगर मैंने अपने समाज को देखा कि यार हर एक तरह से हम काफी, बस 10 गो विधायक हमारे पास है, ओनली 10 विधायक और 2 सांसद। चूंकि आबादी है तो भाई वो तो खुद वोट देते हैं, तो इसीलिए बन के आते हैं। नहीं तो जो आप चले जाइए न्यायपालिका में, मोटा मोटी डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर हाईकोर्ट के जज में चले जाइए, हमें नहीं लगता है ढूंढने से एक मिलेगा। आप एसडीओ से लेकर डीएसपी के रैंक में चले जाइए, ढूंढने से हमें नहीं लगता है कि 5-6 को मिलेगा। तो जब मैंने देखा कि हमारा ही समाज सबसे हास्य में है, और मैं अपने हास्य में पड़े समाज की अगर बात ना करूं तो भाई मुझे उचित नहीं लगा। तो इसलिए मैंने कहा कि राजनीति होना ना होना, चुनाव जाके भविष्य में जीतना या ना जीतना अलग बात है, लेकिन इस समय समाज को आवश्यकता है मेरी बुलंद होकर उनके मुद्दों को बात करने की, और मैंने बात किया। आप अपने समाज की जहाँ पर बात रखते, तो कुछ लोगों का मानना है कि आप समाज का बात नहीं रखते, बस लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। नहीं, क्यों लड़ाना भाई? मतलब हम भूखे रहे तो अब मजा है, तब कुर्मी भाई बढ़िया है। जब हमारे गांव, हमारे खेत खलिहान बीसीसीएल सीसीएल में, टाटा में चले गए तब हम ठीक थे। जब हमारे खेत खलिहान तमाम डेमो में, तमाम उद्योगों में चले गए तब हम ठीक थे। जब आज हम अपने हिस्से का हक मांग रहे तो हम बुरे हो गए। तो आप को क्या चाहते हैं कि हम अपना हिस्सा छोड़ दें? हम भूखे रहे, हम नंगे रहे, हम अपना हिस्सा छोड़ दें? हम बताए तो हम किसका हिस्सा मांग रहे हैं भैया? हम अभी हम आदिवासियों को मानना है कि आप मेरा हिस्सा छीनने जा रहे हैं। गजब हाल है, हम उनका हिस्सा कैसे छीनेंगे आरक्षण लेके? देखिए, सबसे पहला बात, ठीक है आप एक बिंदु इसमें आरक्षण भी है, लेकिन क्या मूल केवल ये आरक्षण है? नहीं, ये मूल केवल आरक्षण नहीं है। ट्राइबल
स्टेटस का मतलब मैंने आपको उस दिन भी एक्सप्लेन किया था, लोकुर समिति 1965 के मापदंड, उनमें क्या आता है, जो प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्ट कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, साइनेस इन कांटेक्ट, बैकवर्डनेस, तो पांचों चीजें हम पे हैं। हम प्राचीन हैं, हमारी व्यवस्था, आप यूएन के रिपोर्ट को पढ़िए, वो भी इंडिजिनस होने के लिए क्या कहती है, क्या मापदंड कहती है, उसमें भी हम फिट बैठते हैं। तो ये केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक बहुत पुरानी जो संस्कृति हमारी है उसे सुरक्षित रखने की भी लड़ाई है, नहीं तो वो संस्कृति भी हमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हमारी एक बहुत बड़ी प्राचीन भाषा है कुड़माली, उसे सुरक्षा देने की लड़ाई। अच्छा एक बात बताइए, तोपचाची कुड़मी बहुल क्षेत्र है कि नहीं? हमें लगता है तोपचाची में, हम अभी तोपचाची में बात कर रहे हैं, तोपचाची में कुड़मी का और मुस्लिमों का आबादी पहले ही मने ही लोग आगे, ऊपर उसके बाद जो भी है इनसे कम आबादी पॉपुलेशन है। डुमरी इसके बाद आता है, वही फिर कुड़मी पॉपुलेशन ठीक ठाक है। बगोदर भी जाएंगे तो कुड़मी पॉपुलेशन ठीक ठाक है। नावाडी भी तो फिर बहुत ज्यादा कुड़मी पॉपुलेशन है। बलियापुर में आप बताइए, इतने जो हाई स्कूल हैं, इतने जो मिडिल स्कूल हैं, इतने जो प्राइमरी स्कूल हैं, कितने में कुड़माली भाषा है? किसी में आप चले जाइए, बाकी जो कहाँ है हमारी भाषा? तो चाची यार हमारी बहुलता है, हमारी भाषा है कुड़माली, स्वतंत्र भाषा है, कितने स्कूलों में पढ़ाई जाती है। यहीं बगल में टीएपी है, 100% जमीन हमारी जमीन पर टीएपी बना है। 100% जमीन कुड़मियों की है टीएपी बनने में। उस टीएपी जो सरकारी स्कूल है, क्या वहाँ उर्दू पढ़ाई होती है, वहाँ संस्कृत पढ़ाई होती है, लेकिन कुड़माली नहीं होती है। वाह भाई, मैंने हम अपना हिस्सा मांगे तो हम अपराधी हो गए। गजब का लॉजिक है, बगल में है। ये हमारा शुद्ध रूप से कुड़मियों की जमीन पे टीएपी स्कूल है। देवी महतो स्कूल शुद्ध रूप से कुड़मियों की जमीन पर है। आपका झारखंड कॉलेज शुद्ध रूप से कुड़मियों की जमीन पे वो कॉलेज है। आपका भूषण महतो, भूषण हाई स्कूल शुद्ध रूप से कुड़मियों की जमीन पर है। क्या भाई वहाँ कुड़माली भाषा पढ़ाई होती है? नहीं। हमारी जमीन पे स्कूल बना है, टीचर उत्तर प्रदेश बिहार से आ गए, वहां संस्कृत उर्दू तक पढ़ाई होती है। कुड़माली क्यों नहीं? इसीलिए लड़ाई है कि हमारी भाषा खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों को भाई पता नहीं नफरत क्यों कर रहे हैं। हम जब अपने हिस्से से अधिक मांगेंगे, आप हमको नफरत नहीं, आप हमको पूरा हमको जला दीजिए, हम लोग मानेंगे। हम अभी फिलहाल अपना हिस्सा मांग रहे हैं। बोले टीएपी हाई स्कूल यही है, 7% जमीन कुड़मियों की है, और कुड़मे में हमारा गोष्ठी का है, सखवार लोग का है। अब देखा जाए, जब भी कोई समाज में कोई नेता उभरता है तो वहाँ पे तुलना किया जाता है कि समाज का सबसे बड़ा नेता कौन। अभी जब से आदिवासी कुर्मी आंदोलन चला, उसमें अभी फिर ट्रेंड में चलने लगा कि कुर्मी समाज का सबसे बड़ा नेता कोई सुदेश महतो बोलता है, कोई जयराम महतो बोलता है। तो इस पर क्या नजर आपको कहा? इन सब चीजों पे हम लोग बहस नहीं करना चाहेंगे और इस सब तुलना भी नहीं करना चाहेंगे। हमें लगा कि भाई इस समाज की बात होनी चाहिए, एक शोषित समाज है, एक वंचित समाज है, इस समाज की बात होनी चाहिए। मैंने बात किया। अभी चलिए अब हम वहाँ उदाहरण देते, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, विनोद बाबू की मातृभाषा क्यों कुड़माली? क्यों कुड़माली में इतने लोग पदयात्रा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक पढ़ाई नहीं हो पाया है। आप फ्रेंच और जर्मन भाषा पढ़ाने लगे यहाँ पे, सुनने विदेशी भाषा पढ़ाई शुरू हो गया यूनिवर्सिटी में, लेकिन कुड़माली नहीं। तो इस आंदोलन को समझना होगा कि कुड़मियों के अस्तित्व का सवाल है। मैंने आपको उदाहरण दिया, हमारे बाप का, हमारे दादा परदादा का जमीन, हमारे पूर्वजों का जमीन, चारों तरफ आप जहां देखें उनकी जमीन पर ये तमाम विद्यालय विश्वविद्यालय स्थापित हैं, लेकिन हमारी भाषा नहीं है। पर आप हमको यार गलत दृष्टि से देख रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा त्याग किया है, खून का मांगा तो हमने निर्मल शक्ति सुनील के रूप में खून दिया है। जमीन मांगा तो स्कूल कॉलेज तो छोड़िए दीजिए, तमाम कल कारखाना हमारी जमीनों पर है। तो आज हम वही अपना हक हिस्सा मांग रहे हैं भैया, कि हमें तो बचने दीजिए, हमें हमारे अस्तित्व को तो रहने दीजिए। और अस्तित्व तभी रहेगा जब आप अपनी जो वास्तविक पहचान है, क्योंकि हम उस समय प्रिमिटिव ट्राइब्स, ओरिजिनल ट्राइब्स, ओरिजिन्स, इन नामों से जाने जाते थे, और हमारे साथ बाकी जो आदिवासी समुदाय जो भले हमारा आज विरोध कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ थे। अच्छा, यहाँ तक बात आती, तो जब ये 1951 की बात आती है कि जब आदिवासी को से आप लोगों को कुर्मी समाज को हटा दिया गया, तो उस समय वहाँ के जो नेता थे कहीं ना कहीं गलती किए होंगे, तब उसमें आंदोलन करना चाहिए। आपको उसी इंटरव्यू में कहा था साफ साफ कि बहुत बड़ी गहरी साजिश है। मैं और एक साजिश पे अध्ययन कर रहा हूँ। जब मेरा अध्ययन पूरा हो जाएगा, जब मेरी जानकारी पूरी हो जाएगी मेरे विवेक के अनुसार, तो उस पर मैं एक जोरदार इंटरव्यू दूंगा और उस पर भी बहुत लोगों का दिमाग खुलेगा। लेकिन उस पर मेरा अभी अध्ययन चल रहा है। लेकिन मैंने प्रमुख जो आपको कहा, पूंजीपति वर्ग, सत्ता के लोग और कुछ ऐसे लोग जो हम चाहते थे कि इस राज्य में जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी संख्या कम बनी रहे, ताकि इस राज्य में हमें यहाँ के संपदाओं का दोहन करने में सुविधा हो। और टाटा का योगदान हम हमेशा कहेंगे, क्योंकि पूंजीपतियों के बिना कोई कानून बना नहीं है, कोई छल कपट हुआ नहीं है। तो ये तो मैंने आपको स्पष्ट कहा है उस समय, इसीलिए हमें उस लिस्ट से ड्रॉप किया गया।
ताकि इजीली हमारी जमीनों का अधिग्रहण हो सके। हम बार बार चीज़ों को कहेंगे। आज अभी देखिए, आज जो आदिवासी समाज हमारा विरोध कर रहे हैं उनको खुद अध्ययन करिए ना। आज रांची की जमीनें उनकी थी, मैं कह रहा हूँ रांची की जमीनें शायद उरांव समाज के लोगों की, मुंडा समाज के लोगों की, या थोड़ी संताल समाज के लोगों की जमीनें थी। आज क्या परिस्थितियां हैं, और उसमें लगभग 4,000 से ज्यादा आदिवासी लोगों की हत्या हुई इस जमीन के लिए। तो समझिए, जमीन के लिए ही महत्वपूर्ण, सबसे पहला चीज जमीन के लिए ही हमें वहां से बेदखल किया गया है, ताकि हमारी जमीनों को इजीली लिया जा सके, इजीली ट्रांसफर किया जा सके। पहला महत्वपूर्ण कारण था। तो ये तो मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ। आप अपनी मांगे सरकार से मांग रही है, सरकार को दे या ना दे बात की बात है, पर अब आदिवासी को लगता है कि जयराम महतो जब से आए हैं तो हमारे अधिकार को छीनने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हैं, तो उन आदिवासी भाइयों को क्या कहिएगा? देखिए, ये संवैधानिक मांग है और सरकार को विचार करना चाहिए। यदि आपको लगता है तो आप सरकार वाले दो समुदाय आ गए आपस में। वो सरकार से कहें, वो सरकार से बात करें। हमारे खिलाफ अनर्गल बातें करने, जहर उगलने की आवश्यकता नहीं। वो सरकार से कहें, अपना तर्क सरकार को दें और ईमानदारी से कहिए ना भाई कि आज हमारी क्या स्थिति है। 10 विधायक और 2 सांसद के अलावा हमको ढूंढ के दिखा दीजिए कहाँ हम हैं, इतना ईर्ष्या का कारण क्या है। वही तो हम बार बार कहते थे, नफरत का कारण क्या है। शायद जेएमएम के कुछ साल पहले 2008 या 2004 के मैनिफेस्टो में भी शायद था। सुनिए, और एक बात, आज आप कह रहे हैं झेलकम कुर्मियों की पार्टी है, जेएमएम भी कुर्मी की पार्टी है, जेएमएम भी कुर्मी की पार्टी है, दे दीजिए जेएमएम। किसकी पार्टी है? विनोद बाबू के पैसे से बनी पार्टी है। आज चूंकि देखिए, यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग इस राज्य का है, वो जानता है कि आदिवासी समाज के पास सत्ता है, सरकारी आदिवासी है ना, उनके पास सत्ता है। उनके खिलाफ अगर अभी सच बोलेंगे तो बहुत कुछ उनको बोलना होगा, तो कहीं वो खेमा उनसे नाराज ना हो जाए, इसलिए लोग एक दूसरे का बयान लेते हैं, टीआरपी करते हैं। लेकिन ओरिजिनल आप डिस्कस करिए ना, किसकी पार्टी थी? जेएमएम कुर्मी की पार्टी थी, विनोद बिहारी महतो की पार्टी थी। अगर वह आदिवासियों की पार्टी थी तो संथाल में उसका स्थापना क्यों नहीं हुआ? सिमडेगा में उसका स्थापना क्यों नहीं हुआ? उसका स्थापना खूंटी में क्यों नहीं हुआ? उसका स्थापना बोकारो धनबाद में काहे हुआ? विनोद बाबू क्या पैसा लगा था। क्लियर बात है। मैं गुरुजी का सम्मान करता हूँ, बिल्कुल सम्मान करूंगा। हम लोग आज भी जाके देखिए, हमारे घर में बिरसा भगवान की फोटो है। जो भी आदिवासी हैं, निर्मल महतो की फोटो दिखा दें, दिखा दें उनके पास। अरे ठीक है, झारखंड आंदोलनकारी के नाते अब निर्मल की फोटो होनी चाहिए हर झारखंड के घर में, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान अगर इस राज्य में किसी राज्य बनने में है तो निर्मल के लहू का है। हम घोषित प्रकार हम गुरुजी का सम्मान करते, लेकिन ये सच्चाई है, गुरुजी उस समय जिस समय पार्टी बन रही थी वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे। इस बात को मानिए। 1970 में गुरुजी की इस आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। आज उनके गांव की स्थिति ठीक नहीं, अब जाके देखिए। लेकिन विनोद बाबू वकालत करते थे, वकील थे, और उनको 2 पैसा कमाई होता था। और उनका जो क्षेत्र था धनबाद उनके घर के ठीक सामने था, वो कोर्ट में आते थे, समय देते थे। तो जेएमएम बनने में जो कागज पत्र में 10 रुपया लगा चाहे 100 रुपया लगा, आज तो खैर लाखों रुपया लगता है पार्टी रजिस्ट्रेशन होने में, लेकिन अगर उस समय 10 रुपया लगा है तो विनोद बिहारी महतो का पैसा है। पहले अध्यक्ष कौन? विनोद बिहारी महतो। दूसरे अध्यक्ष कौन? निर्मल महतो। फाउंडर मेंबर भी पता कीजिए, शिवा महतो, टेकलाल महतो, ऐसे बड़े बड़े नेता मिलेंगे कुर्मी समाज के। तो उस हिसाब से जेएमएम ही तो कुर्मियों की पार्टी हुई। और जेएमएम ने भी तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम जब सरकार में आएंगे या राज्य अलग होगा तो हम कुर्मी को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करेंगे। उस पर तो बात ही नहीं कर रहे अभी। बोलिए, दे दीजिए। क्या था जेएमएम का ओरिजिनल? जेएमएम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेएमएम? संथाल समाज और कुर्मी समाज, 2 सामाजिक समूहों का मिलन का ही नाम है जेएमएम। तो आज हम दुश्मन हो गए, आज हम पराये हो गए। क्या है जेएमएम? क्या है? विनोद बिहारी महतो का समाज और शिबू सोरेन का समाज। पहला बात क्लियर जान लीजिए। और दूसरा बात, मांझी महतो, मांझी मतलब पूर्ण रूपेण संथाल, आदरणीय। मैं फिर कहता हूं, मारांगोम के उनका आदर करता हूं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु जब 60 के दशक में, 60-70 के बीच में जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो वो क्षेत्र था सिमडेगा, खूंटी, गुमला, उसमें आंदोलन का प्रभाव कम पड़ा। इतिहास अभी जिंदा है, अभी खंगालिए चीजों को। उनके समय जोरदार था, उनके साथ उस समय हम उराव समुदाय, मुंडा समुदाय की भागीदारी भी जोरदार थी। लेकिन 70 के बाद 2 बड़े समुदाय की इस आंदोलन में एंट्री हुई। इसीलिए बोला भी जाता था महतो मांझी। धनबाद बोकारो में, हम रांची का नारा नहीं जानते हैं, धनबाद बोकारो गिरिडीह बिशुनगढ़ यानी हजारीबाग का नारा था महतो मांझी। तो महतो यानी कुर्मी और मांझी माने संथाल। इस सच्चाई को देखिए। अब इन चीजों को कहने के बाद फिर हमको लोग जातिवादी कहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सच्चाई इसको जानिए ना, सोनेत संथाल समाज और विनोद बाबू के
चलाया जा रहा शिवाजी समाज, शिबू सोरेन के द्वारा चलाया जा रहा सामाजिक संगठन, विनोद बिहारी महतो के द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक संगठन का मेल ही झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तो कुर्मियों की पार्टी है। हाँ बिल्कुल, सारा ठिकरा जयराम महतो पे भी फोड़ा जा रहा है। बस वही कहते हैं, अगर हम आज ब्राह्मण होकर कुर्मी की बात करते हैं तो हम जातिवादी नहीं होते, हम यादव होकर कुर्मी की बात क्या करते हैं लगता तो है हम आपकी जातिवादी नहीं होते। ये सारे जो जितनी सारी घटनाएं हो रही है इस पे अपने राजनीतिक करियर पे कहीं ना कुछ असर पड़ सकती देखिए है? राज क्या होगा, हम 60 साल के हैं, 30 साल उम्र हो चुका है, 60 साल में मर जाएंगे। मेरे पिताजी भी जब हमारा 2 साल आयु था, पिताजी डेथ कर गए, दादाजी डेथ कर गए, नहीं रहे। माँ ने किसी तरह परवरिश करके हमें पलाया बढ़ाया है, लेकिन समाज हमारा क्या होगा भाई? हजारों सालों का जिनका इतिहास है, उस समाज को हम कैसे छोड़ दें? बोले तो अगर मेरा समाज सक्षम होता, जैसे आज झारखंड में कुछ समाज सक्षम है, चूंकि मैं उनका नाम कह लूंगा, उनसे मेरे कोई सिकवा गिला नहीं है, लेकिन जो सक्षम समाज है आज झारखंड में, उनकी तरह अगर मेरा समाज सक्षम होता तो हम भी बोलते भाई संतोष जाओ तुम समाज का लड़ाई लड़ो, मनोज जाओ तुम समाज का लड़ाओ, हम पीछे से तुमको सपोर्ट करेंगे, हम तो भी झारखंड का नेता, हमको बनना है। लेकिन सबसे तंगहाली में मेरा समाज है।